एक्चुअली ये पूरा अभिषेक भाई, राम राम। जय श्री राम दीपक भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। बस बढ़िया। और ये बड़ा आपका बैकग्राउंड खेलो इंडिया का देख के बड़ा अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट हमारी इतनी कोशिश कर रही है चीज़ों को डिजिटल फ्रंट पे ले जाने की एरिए, गिविंग टू दी कंडीशंस जो अभी हम जी रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोगो बहुत शानदार डिजाइन किया हुआ है। तो आपका स्वागत है धन्यवाद अभिषेक दीपक भाई। भाई। आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर, अ, जिसका नाम है थॉट्स ऑफ कुमाऊं। तो इस मंच का थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा। इस मंच के हमारे पास दो दो सेट हैं। एक एक हमारा है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं और एक है थॉट्स ऑफ कुमाऊं। जो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं है, सॉरी, उस पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं बिजनेस के अराउंड, कि कैसे लोगों ने बिजनेस खड़े किए और वो कैसे एक इनोवेटिव नई सोच के साथ बदलाव ला रहे हैं। थॉट्स ऑफ कुमाऊं एक वैसा ही एक मंच है, क्योंकि इसमें भी शायद हमें उन्हीं किस्म के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो जिन्होंने कुछ अलग कंट्रीब्यूट किया है अपने काम के बिजनेस की दुनिया से अलग, मैं समझ गया बिजनेस आपकी की बात। दुनिया से अलग, या जो भी वो कर रहे हैं उस पर अलग उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसी पहल के चलते हुए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं अपने जो यार मित्र हैं जो इस वीडियो को आगे देखेंगे उनको बताना चाहूंगा कि अभिषेक भाई हमारे बहुत पुराना हमारी मित्रता है, कुछ आज शायद 25 साल से ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं तो अभिषेक शाह को बहुत साल से जानता हूँ और हमारा एक एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है अभिषेक के लिए। बट अभिषेक, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका स्पोर्ट्स में कैसे एंट्री हुआ। और क्योंकि हम सब लोग खेलते तो हर कोई हैं, बट एक स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशनल करियर की तरह चुनना, ये चीजें आपने कैसे देखी और इसके प्रति आपके कब समझ आई? दीपक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने परिवार से कोई पहला खिलाड़ी नहीं हूँ। हाँ। मेरे घर में मेरी बुआ जी जो टेबल टेनिस की कोच हैं, मेरे चाचा वो भी टेबल टेनिस के कोच हैं। तो मेरी बुआ जी मेरी इंस्पिरेशन है इस चीज़ों को लेके। तो वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी रही हैं, अब फिलहाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं, उसमें कोच भी हैं, सीनियर कोच। तो मैं उन्हीं के पास जाया करता था जब स्कूल में कभी छुट्टियां हुआ करती थी। तो उन्हीं के साथ स्टेडियम गए, वहां देखा कई तरह के खेल हो रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी टेबल टेनिस खेल लिया। तो मुझे याद है उस टाइम पे हम लोग मार्शल आर्ट की मूवीज बहुत देखा करते थे, बहुत सारी फिल्म आती थी टीवी में। तो मेरा बड़ा मन था, और शुरू से हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी रही है, घर वाले कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हो तुम लोग। तो मार धाड़ की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान रहा है हमारा। तो शायद इन चीजों के लड़कों चलते को ही फिर लिखा होता है। देखा, स्टेडियम गए बुआ जी के साथ, तो वहां मुक्केबाजी चल रही थी। हमने कहा अरे इसमें बड़ा मजा आ रहा है। तो भैया फिर हमने कहा हम भी सीखेंगे। हाँ, वो गेम जो है देखने में बड़ा एक्साइटिंग तो लगता है, बॉक्सिंग। वो शायद, हाँ, एक कई कई हद तक एक यंग लड़कों को वो इंटरेस्ट करने वाला एक गेम है, क्योंकि वो आपकी जो दबी हुई एग्रेसिवनेस है, शायद उसको दिखाने का कोई तरीका है। बट जितना मैं समझता हूँ अभिषेक, एक एक इमेच्योर और एक मच्योर सोच में खिलाड़ी के साथ बहुत डिफरेंस आता है। हर कोई एक एक एज अ न्यू लर्नर ही गेम में एंटर करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लर्निंग कैसी रही, और कुछ अपना बताइए कि आपने कैसे इस फील्ड में एंटर किया। मैं मानता हूँ आपकी आपकी रिलेटिव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जिन्होंने आपको डायरेक्शन दिखाया। बट आपने बॉक्सिंग चुना, इतने सारे खेलों में आप हो सकते थे, टेबल टेनिस खेल सकते थे या बैडमिंटन खेल सकते थे, अगर आप इंडिविजुअल गेम की बात करते हैं, बट आपने बॉक्सिंग को क्यों चुना? एक प्रवृत्ति छोड़कर, एक जो एक वो इम्पल्स होता है उसको छोड़कर, क्योंकि आपको कोर्स करेक्ट करने का तो मौका काफी टाइम तक मिला होगा इस जर्नी में। ये चीजें हैं, पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो चीजें थी ना कि हमें बहुत मजा आता था, अरे मार्शल आर्ट होता है उसमें ऐसे मारते हैं, और वो मूवीज में उड़ उड़ के लोग मार रहे हैं। तो हालांकि आम जिंदगी में वो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर वो चीजें देख के अरे बड़ा वो होता था कि चलो, तो वही धीरे 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 धीरे
उन्हीं के साथ हमने सोचा कि चलो खेल के उसमें ही चलते हैं और क्या करेंगे। तो फिर मुक्केबाजी देख के, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा चलो हम इसी में अपना आगे कोशिश करेंगे। हम पहले सीखेंगे फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने देखा मुक्केबाजी, उस टाइम पे सीखी, फिर धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस हुआ, तो लोगों के दिमाग में मुक्केबाजी को लेके बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोस्पेक्टिव वन का बड़ा है कि अरे यार मुक्केबाज, अरे यार हमसे जो भी मिलता है वो ये कहता है भाई मार देगे तो नहीं, मारना मत यार, तुम मुक्केबाज हो। तो अब जैसे जैसे हम आगे खेल में बढ़ते रहे तो मैंने ये सीखा कि मुक्केबाजी सिर्फ मुक्केबाजी नहीं, मुक्केबाजी एक आर्ट है जिसमें बहुत सारे वो गुर छुपे हुए हैं कि आपने कैसे मारना है, कब मारना है, कैसे बचाना है और कैसे बचा के फिर अपने ओपोनेंट को मारना है। तो उसमें कई तरह की चीजें होती हैं। तो ये जब धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता रहता है, जब आप एमेच्योर से और प्रोफेशनल की तरफ जाते रहते हैं, तो चीजें बदलती रहती हैं और आपको और समझ आती है। उम्र के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल। और आप जैसे मित्र हमारे रहे स्पोर्ट्स में, तो मेरा भी रुझान, हम भी खेलते थे, चाहे हमने अपने लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो आपका इंटरेस्ट तो रहता ही है स्पोर्ट्स में, चाहे आप फुटबॉल देख रहे हो या आप डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो। तो आपने जब बात करी, वो मारने वाली बात करी, तो लोगों का परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ। शायद मैं किसी बॉक्सर की, माइक टाइसन की या किसी की कोई डॉक्यूमेंट्री छोटी सी स्निपेट देख रहा था। तो माइक टाइसन से जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप बाउट पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, मतलब अपने ओपोनेंट पे आप क्या देखते हैं। तो माइक टायसन का बड़ा अच्छा था कि मैं गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा देखता हूँ। तो वो पूछता है क्यों। वो बोलता है क्योंकि मुंह से पंच नहीं मार सकते, पंचेस हाथ से ही लगेंगे। सो वो पर्सपेक्टिव तोड़ना और वो पर्सपेक्टिव समझना, एक शायद ये एक मैच्योरिटी, एक गेम में आपने जितना समय बिताया होता है उसके साथ आता है। हाँ, धीरे धीरे जब आपको खेल की समझ होने लग जाती है तो आप धीरे धीरे चीजें समझने लग जाते हैं। अब आप क्रिकेट में समझेंगे तो पहले तो लोग यही सोचते थे चलो एक ने वहां से बॉल फेंक दी, एक ने यहाँ से बैट घुमा दिया। अब जैसे मीडिया ने बहुत सारा क्रिकेट को प्रमोट करा, देखा कि हर घर, गली नुक्कड़ घर में क्रिकेट चल रहा है, तो आपको धीरे धीरे गेम की समझ होने लग गई। तो आपको पता है कि कहाँ पर फील्डिंग लगाती है, बॉलिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, विकेट कीपर का क्या काम है। तो ऐसे ही अगर आप बॉक्सिंग के फील्ड में आएंगे, अगर मीडिया इतना ही प्रचार प्रसार करे, तो धीरे धीरे आपको उनके रूल्स रेगुलेशन की समझ होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे आप गेम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं काफी हद तक अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमको नैनीताल जैसे शहर पे मिला, रहने को समय मिला, चाहे इतना बड़ा एक फील्ड है। काफी समय तक तो, जो मेरी शायद गलत भी हो सकता हूँ, जो मेरी नॉलेज में था कि नैनीताल का जो फील्ड है अपना, जिसको हम फ्लैट्स के नाम से भी जानते हैं, वो एशिया का सबसे एक्टिव फील्ड है। कि वहाँ साल भर कोई ना कोई स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता चलती रहती है। तो आपको जब आप बढ़ रहे थे तो आपको लगता है कि वो उस फील्ड का, उस इन्वायरमेंट का आप पे कुछ असर पड़ा, जिस तरीके से आपने गेम को समझा और देखा। वैसे तो नैनीताल में बॉक्सिंग बहुत पुराने टाइम से होती आ रही है और बॉक्सिंग के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे पहले। आप अगर देखें कि गर्मियों में बिल्कुल बीच फ्लैट्स में रिंग लगाया करते थे और वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी है। पर मैंने जो बॉक्सिंग सीखी है वो मैं अल्मोड़ा में जाके सीखी है। मैं अल्मोड़ा के स्टेडियम में, वहाँ हमारे कोच थे CL वर्मा जी। अच्छा। तो उनके पास जाके मैं बॉक्सिंग के कुछ सीखता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज, जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है, जी। सन 96 की बात है। तो मैंने वहाँ के सिलेक्शन ट्रायल्स होते थे उस टाइम पे, अभी भी होते हैं। तो सिलेक्शन ट्रायल वगैरह हुए थे तो मुक्केबाजी सीखी, तो कहा चलो अपने अब हुनर आजमाते हैं कि हम कितना सीख गए हैं। तो वहाँ के ट्रायल दिया, सिलेक्शन हो गया, बड़ी खुशी की बात थी कि यार चलो कहीं तो हम सिलेक्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ वो जीत की अनुभूति होना बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ, चलिए कुछ अलग करके दिखाया जो मेरे पीयर्स नहीं कर पा रहे हैं। मैं काफी हद तक उससे आपको समझता हूँ, उस बात का समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि शायद हम सब लोगों ने वो अपने जीवन में वो समय देखा हुआ है। तो आप मुझे अभिषेक ये बताएंगे कि जब आप महाराणा प्रताप देहरादून आप गए कॉलेज पे, स्पोर्ट्स कॉलेज पे, तो वहां पर आपको जाके कैसा लगा। क्योंकि हम जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वहां पर बहुत अलग तरीके से चीजों का को देखा जाता है। तो जब आपने महाराणा प्रताप में गए तो आपको क्या डिफरेंस लगा, जो मार्जिनली आप कह सकते हैं हाँ कि ये डिफरेंस मुझे देखने को साफ साफ मिला।
दीपक भाई, इसमें बहुत सारी चीजें थी। अब देखिए, अब 10-11 साल का बच्चा जब घर से बाहर चला जाता है तो उसके लिए तो सारी दुनिया ही निराली होती है। तो जब वो घर से पहली बार देखता है, अच्छा चीजें ऐसी भी होती हैं, अच्छा बाहर खुद से रहना पड़ता है, हॉस्टल में कैसे जीते हैं, तो वो चीजें आपको जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखा के जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और जैसे आप घर में रहते हैं, बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं भैया। आपको हॉस्टल की टाइमिंग के हिसाब से सोना है, वहाँ के हिसाब से उठना है, ट्रेनिंग में उतने टाइम पे जाना है, आप लेट हो गए तो पनिशमेंट है। फिर उसके बाद हमारी स्कूल की क्लासेस लगती थी, आप वहाँ नहीं पहुँचे तो अलग पनिशमेंट है। तो आपको सारी चीज़ों का तालमेल बिठा के और अपने आप को चलाते रहना है। फिर उसमें ऐसा भी होता था, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वीडिंग आउट भी हो जाता था। तो अच्छा। आपको, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल पे भी ध्यान देना है, वरना आप, अब वही है जैसे आपने थ्री इडियट सुनी होगी, देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें कहता है, लाइफ लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी अ ब्रोकन अंडा। तो ये भाई साहब, ये जिंदगी की दौड़ सभी जगह है। तो ये दौड़ें चलती रहती हैं, तो आपको अपने आप को हर कदम पे लोगों के सामने साबित करना पड़ता है कि हाँ भैया, मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं और कुछ साल रह सकूं यहाँ, बिल्कुल। हर वो साल। आपको वो आपको अपना कंपटीशन को अपने को कंपटीशन के हिसाब से निखारना ही पड़ता है। बिल्कुल। इस बात में तो मैं आपसे वो बिल्कुल अग्री करूंगा। तो अभिषेक, आपने देहरादून में कितना समय बिताया? आपने बोला आपने 11 साल की उम्र में चले गए थे, और वहां पर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, और आपको क्या लगता है कि देहरादून में अगर आप आज एज एक सीनियर कोच जाते हैं, या एक सीनियर खिलाड़ी वापस उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहां से आपने अपने करियर की शुरुआत करी, चाहे वो एज अ ट्रेनी करी, बट आज आपको क्या लगता है कि आज कुछ बदला है, या कोई पॉसिबिलिटीज हैं बदलाव की, या बिल्कुल हम पैरेलल हैं इंटरनेशनल लेवल पर? दीपक भाई, जब मैं गया था तो 96 का दौर, उस टाइम पे फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत कम होती थी, पर उस टाइम पे भी हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा था। उस टाइम पे यूपी उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, तो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। हमारे बॉक्सर्स भी, यूपी उत्तराखंड ने पुराने टाइम के काफ़ी इंटरनेशनल बॉक्सर्स प्रोड्यूस करे हैं, जिनमें हमारे पिथौरागढ़ से हमारे डीपी भट्ट जी हैं, और उनसे पहले के थापा जी हैं। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ बॉक्सर्स रहे हैं यूपी उत्तराखंड से। पदम बहादुर मल जी हैं, जिनको हम मोस्ट टेक्निकल बॉक्सर ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो ऐसे हमारे पास हजारों उदाहरण हैं। तो मैंने ये देखा कि हाँ, जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया तो देखिए, आप बॉक्सिंग के छोटी छोटी बारीकियां सीखनी, और उनसे आगे कैसे अपने, जब हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे करना है, ट्रेनिंग टाइम पे कैसे ट्रेनिंग होती है, तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और आगे धीरे 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 लेवल बढ़ता जाता है। अब अब देखिए, अब 2000 सॉरी 1996 और आज 2022 है, तो चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, बॉक्सिंग बहुत बदल गई है। तो चीज़ें धीरे 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 टाइम के हिसाब से साइंटिफिक हो गया है गेम, और ज़्यादा चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो उस हिसाब से इंसान को अपने खेल में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँ तो अब बॉक्सिंग में, हाँ, मैं अगर कल को देहरादून जाता हूँ, वैसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण खेल के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा। हालांकि ये छोटा मुंह बड़ी बात होगा कि मैं अपने तरफ से कह दूं, जहां से मैं निकला हुआ हूँ वहां के लिए कुछ भी कहना मेरे लिए बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। तो पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितना मैं आज तक के अपनी ज़िंदगी में सीखा है, मैं उसको अच्छे ढंग से और डिलीवर कर सकूं, और कोशिश करूं कि हम लोग भी उत्तराखंड से अच्छा पोटेंशियल लेके आए और हम ओलंपिक्स तक उनको पहुंचाएं। अभिषेक भाई, मेरा आप जब ये बात कह रहे थे हमारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो जब आपने अभी थापा जी के बारे में बताया, शायद थापा जी के बारे में बताया था जो बेस्ट टेक्निकल बॉक्सर थे, या शायद मैंने गलत? पदम बहादुर मल जी। पदम पदम बहादुर जी के बारे में बताया। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैं आज थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था आपसे बात करने के लिए। मैं थोड़ा वो अपनी नॉलेज थोड़ी अपग्रेड कर रहा था, तो मैं काफी, जैसे मैं मधुमिता जी के बारे में मुझे पता लगा, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में पता लगा, बट शायद आपको मधुमिता जी के बारे में पता होगा कि वो 7 बार या 8 बार बैडमिंटन चैंपियन रही है, नेशनल वुमेन चैंपियन रही है, पद्मश्री वो अवार्डी हैं। तो ये कहानियां शायद आप एक स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट से आपको पता लगेंगी, बट जैसे अगर आप अभिनव बिंद्रा भी अगर पूछे तो शायद किसी को शायद मालूम ना हो कि वो उत्तराखंड से हैं। तो ये रीजन क्या है कि हम लोग को अपने ही जो आसपास के लोग हैं उनकी इतनी बड़ी उपलब्धियों के बारे में मालूम नहीं है? आपको क्या लगता है इसमें हम लोग कहाँ पीछे छूट गए?
इसमें हम पीछे छूट गए दीपक भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिकेट का ही हमारे देश में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो बाकी स्पोर्ट्स को अब जाके कहीं थोड़ा बहुत रिकग्निशन और नाम पहचान मिलने लग गई है, मीडिया फुटेज मिलने लग गई है। वरना पुराने टाइम पे आप देखिए सिर्फ क्रिकेटर्स की बातें होती थी, आम जनता को कौन पूछ रहा है। तो और जो खिलाड़ी हैं तो फिर तो, और बॉक्सिंग जैसे खेल जिससे लोग वैसे ही बहुत डरते हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आज भी वो चीज़ें हैं। नहीं, गेम तो मैं आपसे काफी हद तक अग्री करूंगा, क्योंकि ये गेम थोड़ा है, थोड़ा शायद लाइट मिड लाइट वेट पे या उस लेवल पे ना हो। क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले मेरे सामने मोहम्मद अली का एक वीडियो फुटेज आया था, किसी किसी ने शेयर किया था। तो मुझे उन पे वो पार्किंसन डिजीज दिख रही थी, जो बहुत ज्यादा विजिबल थी उनकी बॉडी पर। तो ये भी शायद मुझे लगेगा कि ये मे बी गेम का रिजल्ट हो, क्योंकि जो आदमी पूरा जीवन इतना एक्टिव रहा, जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर पंचेस बचाना और वापस पंच मारना अपने टारगेट के विद इन द गिवन बॉर्डर ऑफ टारगेट, तो उसको ये डिजीज पकड़ ले, तो आई थिंक ये इसका शायद असर तो होता है ह्यूमन बॉडीज पे, अपनी बॉडी पर। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बॉक्सिंग की वजह से ही उन्हें पार्किंसन हुआ। ये तो देखिए किसी भी आम आदमी को भी पार्किंसन हो सकता है, तो वो एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। आप कह दें कि सिर्फ बॉक्सिंग की वजह से ही हुआ, अगर बॉक्सिंग की वजह से ऐसा कुछ होता तो बॉक्सिंग ओलंपिक से कब का बैन हो चुका होता। जी, जी। हाँ, ये एक लोगों तो के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं भी मिस इन्फॉर्म्ड हूँ। जैसे मुझे काफी बड़ा जो मेरे दिमाग पर जो था, मतलब मेरे को ऐसा लगता था जैसे जैसे कंट्यूशन हो जाता है काफी टाइम प्लेयर्स के उसमें। तो मेरे उसमें था कि अगर ये इंजरी बार बार होते रहे, तो मे बी इट रिजल्ट करती है बड़ी इंजरी पर। जैसे मैं काफी काफी सारे स्पोर्ट्स वालों से इंटरेक्ट करता हूं, तो मैंने उनकी उनकी आप जानते ही हैं, आप हमारा एक हमारा जो नेटवर्क रहता था, आप जब लोग स्पोर्ट्स में थे, तो मैं काफी लोगों से आज भी टच पे हूँ। तो मुझे काफी लोग बताते हैं अपने दिल की बात कि यार, मुझको थोड़ा सा स्पोर्ट्स के चलते वो स्पीच में या मेरी वो मेमोरी रिकलेक्शन में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गिवन टू ऑल्सो अ रीजन कि हो सकता है वो पिछले 20 साल से स्पोर्ट्स ना कर रहे हैं, कि वो बॉडी उनकी वो देखिए कई मेमोरी। बार ऐसा होता है कि चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है, पर अब जितने मुंह उतनी बातें। पर देखिए अगर आप कहेंगे कि इंजरी वाली बात है, तो फुटबॉल में कहीं ज़्यादा इंजरी होती है। हम्म। आप रग्बी ले लीजिए, कहीं ज़्यादा इंजरीज होती हैं। आप क्रिकेट ले लीजिए, कहीं ज़्यादा इंजरीज हैं। तो इस हिसाब से बॉक्सिंग तो बहुत सेफेस्ट गेम्स में आता है और काफ़ी रैंक पीछे है बॉक्सिंग की इंजरी के मामले में, क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इतनी एडवांस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहना थोड़ा सा गलत होगा मेरी तरफ से। नहीं, मैं आपसे अग्री करता हूँ अभिषेक, क्योंकि आपको इसका ज्यादा नॉलेज है, आपने इतना समय इस गेम को, इस स्पोर्ट को आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कॉमन परसेप्शन है। अगर शायद आज आप उठ के आप चलिए, मैं तो आज फिर भी एक एक ऐसी स्थिति पर हूँ जिसने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। अगर आप आज मेरे पिताजी के पास जाएंगे, या मेरे से किसी बड़े इंसान के पास जाएंगे जो आज से मुझसे 10 या 15 साल बड़ा होगा, मेरे को लगता है काफी सारे लोगों का परसेप्शन बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट्स के प्रति वही होगा। तो इनिशियली शायद एक क्वेश्चन, अपने पुराने क्वेश्चन को जो मैं आपसे कर रहा था उससे कहीं से लिंक होता है, कि हम लोग कहाँ पर रह गए हैं, कि हम लोग सही इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट सही इस नॉलेज को सही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े, और ये जो काफी सारी अफवाहें हैं, ये जो भी मिस थॉट्स हैं, इससे लोग बच पाए। देखिए दीपक जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मीडिया और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो आप देखें, आप इंस्टाग्राम में ही देखेंगे तो बॉक्सिंग के इतने सारे वीडियोस रहते हैं। और आप फेसबुक में देख लेंगे, बॉक्सिंग के अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, तो आप उसमें देखेंगे धीरे 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 एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के हिसाब से अगर हम चलते रहें और उस हिसाब से ही काम करते रहें, जैसा प्रोग्रेशन ऑफ लोड है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो बॉक्सिंग के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। हम ऐसे ही कह दें कि बॉक्सिंग भैया मुक्के मारना ही बॉक्सिंग है, तो ये कहना बहुत गलत है। आप तो कई तरह की चीजें थोड़ा सा होती हैं। एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको, कि आप मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ बॉक्सिंग साइंस क्यों है, बिकॉज मेरा थोड़ा बहुत रुझान साइकोलॉजी की तरफ भी है। तो उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, वो शायद चैप्टर ना कह के अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। तो मैं शायद समझता हूँ, बट अगर कोई सुनेगा, हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र मित्र लोग हैं जो इस वीडियो को आगे देखेंगे, अगर आप उनके लिए इस बात को ब्रेक करना चाहेंगे, तो आप उसको कैसे बताएंगे?
इसमें दीपक जी ऐसा है कि देखिए, जैसे स्पोर्ट्स साइंस है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, जिसमें जैसे आप खुद ही कह चुके हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है कि आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, और खिलाड़ियों का दिमाग तो और अव्वल दर्जे का होना चाहिए जो खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो वो चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, उस प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काम करती है। वैसे ही मैं आपको शुरू करूं तो एंथ्रोपोमेट्री से शुरू होता है कि आपके शरीर की नापजोक कैसी है, आपकी लंबाई कितनी होगी, और आपके बॉडी का फैट कितना है, कई सारी चीज़ें, आपकी बीएमआई क्या है, ये वो। उसके बाद आता है आपकी फिजियोलॉजी आती है कि भैया आपका हार्ट कैसा है, किस कंडीशन में है, क्या है। आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है कि भैया काम कैसे करेगा शरीर। तो ऐसे करके स्पोर्ट्स के पीछे बहुत साइंस छुपी है। हम सिर्फ कह दें कि भैया ऐसे करने से चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके पीछे का आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, आपको हाँ पता करना पड़ेगा कि भैया इस चीज़ के पीछे, अच्छा ये मूवमेंट ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे क्यों कारण है ऐसा। अगर हम कहीं भी फोर्स डिलीवर कर रहे हैं, मैं पंच मार रहा हूँ, तो जब तक मैं फोर्स जमीन से उसको रिसीव करके और अपने पेल्विक बोन से और शोल्डर से और आगे थ्रस्ट ट्रांसफर नहीं करूंगा अपने ओपोनेंट के ऊपर, तो वो पंच में फोर्स नहीं है। तो वो एक चेन है। तो जब तक उस चेन को, अगर कहीं भी मेरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो चेन ब्रेक हो जाएगी, और जो मेरा डिजायर्ड फोर्स है मैं कभी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा अपने ओपोनेंट। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हैं जो समझने की होती हैं। आई स्ट्रेंथ थिंक एंड कंडीशनिंग ही है। हाँ, तो जैसे अब जिसे हम शक्ति और बल कह देते हैं आम भाषा में। तो हाँ, जब तक मेरा हार्ट कंडीशन ही नहीं होगा कि मैं अपनी बॉक्सिंग के राउंड खेल पाऊँ, उस हिसाब से ट्रेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, खेल का और इंजरी साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे कि भैया खिलाड़ी का जीवन बिना इंजरी के चले जाता है, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, एक्टिव हैं, तो इंजरी आपको होंगी ही होगी। पर आप साइंस के ज़रिए, हमारा ये काम रहता है कि हम उस इंजरी को कैसे बचा सकें, या अगर हुई है तो कितनी जल्दी उसे ठीक करके वापस फील्ड में आ जाए। सो आपने जो कन्वर्सेशन में एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट मेंशन किया, न्यूट्रिशन का। सो मैं अभी एक अभी आप शायद आप भी अवेयर हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स के अलावा थोड़ा स्पिरिचुअली भी आप काफी अवेयर रहते हैं, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, बाकी दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा आप स्पिरिचुअली भी काफी अवेयर रहते हैं। तो मैं भी सदगुरु, एक हमारे देश के काफी बड़े थॉट लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो सेव द सॉइल उनका एक जो है मिशन है। तो उनका एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन था जिसमें वो बोल रहे थे कि धरती से न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अर्थ के अंदर खत्म होती जा रही है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू प्लांट्स पे नहीं आ पा रही है। सो अब आपने जब न्यूट्रिशन की बात करी, अगर हम भारतीय परिवेश में उस बात को देखें तो हमारे वहां पर मैक्सिमम बच्चे, जो परिवारों की संरचना है वो वेजिटेरियन ज्यादा है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा है तो उसको वो अगर एक एक स्टोरी ये कहती है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं रह गया, कम हो रहा है। अगर आपको पहले अगर एक केले से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरा हो जाता था, कंपेरेटिवली आपको आज 5 केले खाने पड़ेंगे उस न्यूट्रिशन को एनरिच करने के लिए बॉडी में अपनी। तो एक एक बच्चा जो बहुत पोटेंशियल है, बट उसको क्या न्यूट्रिशन ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शायद ही माँ बापों को ये मालूम होता होगा कि क्या मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट न्यूट्रिशन है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन तो एक तो अहम रोल तो प्ले करता ही है, इसमें नो डाउट है, बट इसको हम कैसे इजी ब्रेक डाउन करें किसी की भी समझ के लिए? अब इसमें है, जैसे हम अपने खाने को 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट्स हैं। तो उसी हिसाब से हमें बैलेंस डाइट है जिसमें इन तीनों का बराबर संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें फैट्स को हम कम मात्रा में लेते हैं, बाकी चीज़ें, आपकी प्रोटीन है वो हमारा बिल्डिंग फाइबर है। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद हमारी जो मसल्स वगैरह में ब्रेकडाउन होता है तो उसको रिकवर करता है प्रोटीन। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है। तो जो हम अपनी बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखने की होती हैं यहाँ पर, कि खाने में जो हम 3 फैक्टर हैं, यही चीज़ हमें, हमने कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, यहाँ पर हमें मदद करते हैं हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। ओके। तो आप जब कह रहे हैं कि हाँ, जब हमारे खिलाड़ी हैं तो वो, अब हम साई इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। जो साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे मैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हूँ, तो हमारे पास पूरी न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है, वो हमारे बच्चों का ऊपर प्रॉपर डाइट का ध्यान रखती है। किसको कितना वेट रिड्यूस करना है, कितना किसका वेट होना चाहिए, क्या है, तो उन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा है। आम परिवेश में मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो जैसे आम बच्चे हैं उनके माता पिता हैं वो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, और थोड़ा सा फलाहार में ज़्यादा ध्यान दें। दालें हैं उनमें बहुत प्रोटीन वगैरह रहता है, तो इन चीज़ों का अधिग्रहण करें। आप पनीर खा सकते हैं, सोया पनीर है, कई सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फिल कर देंगी। अभिषेक जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक एक ख्याल और आया, कि हमारे वहाँ पर माना जाता है कि जनरली ये शायद परसेप्शन मेरा भी हो सकता है, या मुझे लगता है, या मेरे आसपास जो लोग हैं उनका ये परसेप्शन हो सकता है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके पास। हमारा ये मानना शायद काफी हद तक है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ये कितना सच है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे रेड मीट है, अब कई बार हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ही बच्चों को वो कहते हैं कि भैया आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है तो आप उसमें लिवर ले सकते हैं। आप जो मीट है, रेड मीट है, उसका लिवर खा लीजिए या रेड मीट खाइए, या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जैसे आप कह रहे थे कि हमारी उसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है, तो कई बिल्कुल। बार चीज़ें प्लांट में वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं जो हमें मीट से मिल जाती हैं। तो मैं इस चीज़ को कहीं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए, अगर वैसे कहें कि भैया हम तो ये खा ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। चलिए आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कल को आप इंटरनेशनल एथलीट हैं। आपको किसी ऐसी कंट्री में जाना पड़ गया, जहाँ आपको मीट के अलावा कुछ मिले, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो आप जाते हैं, आप खेलते हैं, आप तो कहोगे भैया मैं खा ही नहीं पाऊँगा वहाँ कुछ। तो आप क्या सिर्फ़ दूध पी के और फल खा के ही परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे ना। उसके लिए कहीं न कहीं आपको सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, ये चैलेंज तो बहुत वैश्विक चैलेंज है। मैं तो खुद इसको बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। मैं अपने साउथ ईस्ट एशिया में जब मैं था तो मैं तो शाकाहारी हूँ, और उधर पे जब मैं होटल्स में खाना खाने जाता था तो हर चीज़ या तो बीफ ऑयल में तली होती थी, या फिश में होती थी, या कुछ होती थी। तो ऑफ कोर्स 3 दिन तो मैं शायद भूखा रहा हूँ। उसके बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ मुझे कुछ खाने को मिला। उसका भी पूरा गारंटी नहीं वो खाने में क्या था। बट आई अंडरस्टैंड, ये अगर बट अगेन एक बड़ा ह्यूमन चैलेंज यहाँ पर आता है, अभिषेक। जैसे मान लीजिए मेरी कॉन्शियसनेस नहीं अलाउ करती, शायद आई डोंट नो इफ इट्स द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट। मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती मेरे को नॉन वेज खाने के लिए, या मेरे घर में मेरे वहाँ कभी बना नहीं, मुझे लगता नहीं मुझे खाना। तो जब ये खिलाड़ी आपके इंटरनेशनल जाते हैं और कोई वेजिटेरियन खिलाड़ी जाता है, तो कोई इनके लिए कोई गवर्नमेंट के पार्ट से इनिशिएटिव रहता है कि इनको इनकी मनपसंद या जो इनकी बेसिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको फुलफिल करने के लिए कुछ कुछ गवर्नमेंट का ऐसा सोल्यूशन रहता है साथ में, या वन सोल्यूशन फॉर ऑल कि भैया आप वेज देखिए खाते ऐसा रहो, है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है? कि जैसे बड़े इवेंट्स हैं, जैसे ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स वगैरह हो गए, यहाँ तो फिर पूरा बुफे वगैरह चलता है, तो यहाँ इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल, तो वो सारी चीज़ें वेरिएशन होता है। अब अगर आप किसी वैसे टूर्नामेंट में जा रहे हैं, इनविटेशनल टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं ये सारा करना, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी देखिए सिर्फ एक, मैं ये तो कहूँगा कि बॉक्सिंग ही नहीं है, और भी बहुत सारे कई सारे स्पोर्ट्स में कई सारी कैटेगरीज होती हैं। बॉक्सिंग में ये जैसे जूनियर है, यूथ है, एलीट है, और उसमें भी मेल और फीमेल, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बच्चे हो जाते हैं। तो इन सब के लिए इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। तो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके आपको सिचुएशन के साथ कोप अप करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आस्क भी है, और अभी शायद हम लोग मेंटली और सोशली और इकोनॉमिकली कोई भी शायद दुनिया में देश इस चीज़ को सर्व करने के लिए मेरे हिसाब से अभी राइट तैयार भी नहीं है। अभिषेक, अभी हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है और कितना कंट्रीब्यूशन है एक खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस निकालने? अब आजकल के दौर में क्योंकि स्पोर्ट्स इतना एडवांस हो गया है, तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोचिंग को लेके ही कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। इवन आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को ही ले लीजिए, तो आपके शरीर में जगह 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लगा देंगे जिससे आपकी बॉडी की हर एक मूवमेंट को कैप्चर करा जा सकता है। आपके हर एक मूवमेंट, आपके चलने का स्टाइल, आपके, अब मैं बॉक्सिंग की बात करता हूँ, तो आपके पंच मारने का स्टाइल, आप कितना फोर्स डिलीवर कर रहे हैं, आपके वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी है जो हमको हर चीज़ की जानकारी दे दे रही है। तो बहुत रोल है आजकल के खेल में टेक्नोलॉजी का। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है एट पार है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के हिसाब से? क्या आज हमारा एक स्पोर्ट्स वाला, जैसे हम लोग के
इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो मैंने काफी हद तक देखा है कि जहाँ पर एक टीम की बात नहीं होती, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात होती है, हम लोग काफी हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। सो क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो कोचेस हैं, अब मैं किसी के लिए वो नहीं कहना चाह रहा, किसी को डाउन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मेरा जनरल क्वेश्चन है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोचेस को टक्कर देने के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप हैं कि हम लोग एट पार ला पाए अपने बच्चे को उस विदेशी खिलाड़ी के जो बचपन से उस कंडीशनिंग में जी रहा है? अब धीरे धीरे देखिए, जैसे चीज़ों में बदलाव हो रहा है, हमारी सरकार खेल के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। तो चीज़ें हमारे पास नए नए इक्विपमेंट हमें सही प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवा रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम किसी से कम हैं। आज के दौर में हमारे पास उतने ही इक्विपमेंट हैं जितने ही किसी भी लैब में होने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे देखिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, हर किसी तक वो पहुँचना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, जैसे मैं कहूँगा पटियाला में है, बैंगलोर में है, हमारा इंस्टीट्यूट रोहतक है, और बड़े-बड़े सेंटर्स में हमारे पास अब फिलहाल काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, काफी और अच्छी। हमारी टेस्टिंग वगैरह और वो टाइम टू टाइम चलती रहती ओके, और ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं पटियाला में और बाकी जगह जो हमारे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हैं, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं? मैं मानता हूँ अमेरिका और चाइना से तो कोई नहीं आएगा, बट नेबरिंग कंट्रीज से, अफगानिस्तान से, नहीं, नहीं, श्रीलंका इसमें से। देखिए, इसमें जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें हमारे देश के ही खिलाड़ी, जो हमारे एलीट खिलाड़ी हैं, क्रीम खिलाड़ी हैं, तो वो आते हैं, वो लोग ट्रेन करते हैं, और तो उनका अच्छा कंपटीशन होता है, तो कोशिश करते हैं कि उनको एक ही जगह पे रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका आउटपुट ले सकें। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो अभिषेक, आपसे मैं एक थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन से मैं थोड़ा स्पोर्ट्स की ओर मूव करूंगा। आपको काफी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का या अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करने का। तो जब हमारा बच्चा यहाँ से वहां जाता है, तो उसके अंदर बेसिक सा एक एक सोल्जर वाली जील होती है कि बस जा रहा हूँ तो जीत के ही आना है। तो जब वहां पर वो लैंड करता है, उसका पहला आपका एज अ टीचर या गुरु के नजरिए से आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि पहला बच्चे के दिमाग में क्या इम्पैक्ट आता देखिए, मैं आपको बहुत शुरू से ये चीज़ शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ। है? जब मैं शुरू में स्पोर्ट्स कॉलेज गया था, तो नेशनल्स होते हैं, जिसमें स्टेट की टीम पार्टिसिपेट करती है। तो उस टाइम पे यूपी उत्तराखंड एक हुआ होता था, तो उस टाइम पे यूपी की जर्सी मिलती थी। हम्म। तो वही आपके लिए बड़ी गर्व की बात होती थी, अरे यार, यूपी की जर्सी है, मैं स्टेट टीम का खिलाड़ी। तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट करते हैं, आपको वहाँ की जर्सी मिलती है, तो आपको और बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप और एडवांस होते हैं, आपके पीछे यूपी लिखा रहता है, आपके स्टेट का नाम लिखा है आपके पीछे कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर जब आप इंटरनेशनल अरीना में जाते हैं, जहाँ आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी छाती पे अशोक चक्रा बना हुआ है, पीछे इंडिया लिखा हुआ है, और तो फिर वहाँ तो बात ही क्या है उसकी। और जब आप चैंपियन बनते हैं, तो आपका राष्ट्रगान वहाँ पर होता है और आप झंडे का सल्यूट कर रहे हैं। तो वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। देखिए, वो शब्द में वो चीज़ें बयां ही नहीं की जा सकती। नहीं, आप मैं अग्री करूंगा। मुझे हल्द्वानी स्टेडियम में कुछ अपने दिन याद हैं, और हम लोग खेला करते थे। तो एक अब एग्जैक्टली शायद मुझे सब याद नहीं है, वो इंडिया का अपर पहन के कोई घूमते थे, तो हम इंडिया कहते थे, और शायद कुछ और भी कहते थे। क्या क्या कहते थे जिसने नेशनल खेला होता था, भारत के लिए रिप्रेजेंट किया होता था? एक कीवर्ड इस्तेमाल करते थे कुछ हम, क्या कहते नहीं, थे? इसे इंटरनेशनल खिलाड़ी ही कहते हैं, इंटरनेशनल खेला हुआ है, इंडिया का प्लेयर है। इंटरनेशनल खेला हुआ था, मतलब वो जर्सी में लगे रहता था, और उसकी इतनी डिमांड रहती थी। हर कोई कहता था भाई ये कब मुझे दे दीजिए और कर दीजिए। तो आई अंडरस्टैंड वो फीलिंग और वो जज्बा शायद। तो मैं अब इसी में एक एक मूवी का एग्जांपल और देता हूँ आपको। भाग मिल्खा भाग आपने ज़रूर देखी होगी। तो उसमें जब वो मिल्खा सिंह उसका इंडिया का ब्लेजर पहनता है, तो वो ये कहता है कि ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। वो आप बात बिल्कुल सच है कि कभी भी जो 5 अक्षर हैं वो लिखे हुए नहीं मिलते, खिलाड़ी को वो कमाने पड़ते हैं। इसके लिए एक्चुअली क्या है, आजकल जमाने में बड़ा क्विक फिक्स सॉल्यूशंस का है, और लोग बड़ा शॉर्ट सॉल्यूशंस को बड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। बट शायद स्पोर्ट्स और एक फीलिंग स्पोर्ट्स के प्रति, शायद मेरे हिसाब से तो शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें बहुत डेडिकेशन और इसमें बहुत एफर्ट आपको लगाना ही पड़ता है। तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल, अगर ऐसा है कि आज आप आम भी अगर कोई बीज भी लेंगे और आज आपने हथेली में डाल दिया और आप ये सोचेंगे कि कल को वो पेड़ बन जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लेते हैं, तो फिर स्पोर्ट्स में एक्सेल अचीव करना तो फिर बहुत
वो है। इवन आप पढ़ाई ले लीजिए, आप ये कह दें कि आपका बच्चा आज पहली पास कर गया, दूसरी पास कर गया और कल को वो भाई साहब कहीं का सीईओ बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। उसको ग्रेजुएशन और उस हिसाब से हर एक कदम पे नई नई चीजों उसके साथ हर एक चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और उसके बाद ही वो एक लेवल को अचीव करता है। वो आपने तो ऐसा ही खेल के साथ होता है। खेल में ऐसा नहीं है कि भैया आज वो, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अरे भैया खेल में डाल दिया, कल ही को ये बस अब ओलंपिक्स में ही पार्टिसिपेट कर लेगा। आएगा तो हर चीज का धीरे, एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है वो। प्रोसेस है वो एक्चुअली। दिमाग में हमारे वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का और एकदम मिलने वाली शांति का बड़ा वो है। इतनी भागदौड़ के जीवन में हम लोगों ने सोचा हर चीज शायद वैसे ही मिलती है। बट अभिषेक, मैं आपसे ये थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे बच्चे जो हैं जो स्पोर्ट्स में कूदना चाहते हैं या स्पोर्ट्स ऐसा करियर देखना चाहते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेल एक्सेल कर जाए, हर एक बच्चा तो उतना एक्सेल नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अवार्ड एक है, पार्टिसिपेट करने वाले इतने सारे हैं। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो उनके लिए क्या रहता है? बाकी जो बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट के पार्ट से सपोर्ट रहता है? देखिए, अब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अगर आपके नेशनल मेडलिस्ट हैं, आप इंटरनेशनल हैं, आपको अलग अलग सेक्टर्स में आपको पुलिस जॉब प्रोवाइड करती है, आपको इंडियन आर्मी में जॉब मिल जाती है। इंडियन आर्मी में भी आपको नेवी है, एयरफोर्स में अलग रिक्रूटमेंट है। इवन कई जैसे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन वगैरह हैं, इसमें आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल जाती हैं। अब हरियाणा ने वो कोटा कम कर दिया है, वरना हरियाणा में भी स्पोर्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट में 3% का कोटा था। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसीज हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कहीं नहीं जा सकते। इवन दो आप साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास बीपीएड है, एमपीएड है, आप और एमफिल वगैरह कर सकते हैं। साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर कहीं भी लग सकते हैं। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, ये एलएनआईपी है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, गुवाहाटी में है, और एमपी में है, त्रिवेंद्रम में है एलएनसीपी। तो हमारे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। इवन दो स्कूल्स में भी अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की जगह स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो स्कूल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हमारा बहुत बेस है, जो हमें बड़े मास में खिलाड़ियों को प्रोवाइड करा सकता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि खेल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अगर बहुत एक्सेल नहीं कर पाए तो आप कम से कम इस तरह से अपने खेल का योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, आपको वो मतलब आपको वो ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आई थिंक कि स्कूल एक ऐसा मंच है या एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद आप एक जेम को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शायद वो पहला कोच की आई साइड पे पढ़ने वाला बच्चा, एक एक ज्वेल वहीं पर है। आई थिंक वो शायद वहां पर भी एक हमको थोड़ा सा वो है। अभिषेक, अभी आप जैसे बोल रहे थे, जैसे हरियाणा ने अपना स्पोर्ट्स कोटा कम कर दिया है, उत्तराखंड कुछ अपने पार्ट से स्पोर्ट्स कोटे देता है स्पोर्ट्स के लिए, या ये नॉर्मल कंपटीशन है जैसे हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है? अब देखिए, उत्तराखंड पुलिस में तो पहले कोटा हुआ करता था। बाकी मैं उत्तराखंड की पॉलिसीज के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं कई सालों से उत्तराखंड के साथ जुड़ा नहीं हूँ। मैं बाहर ही रहा हूँ, और मैं बाहर का बाहर ही रह गया हूँ। तो हाँ, खेल की पॉलिसीज के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, पर हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी अभी भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को लेके। जैसा मैं आए दिन देखते रहता हूँ, उनको संविदा पे ही रखा जाता है। परमानेंट वैकेंसीज आए जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले। आदमी परमानेंट होगा, थोड़ा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे इंसेंटिव मिलेगा, वो और अच्छा काम करेगा। तो धीरे धीरे चीज़ें उसे देख के, अरे यार मेरे साथ वाला नौकरी लग गया है, तो दूसरा अपने आप ज़्यादा मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता दूसरे के लिए अपने आप रास्ता खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा इन सब सेक्टर्स में भी अपना ध्यान केंद्रित करे, और हमारे खिलाड़ियों को भी बराबर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली खिलाड़ी, सोल्जर्स के बाद अगर आप डिफेंस और इसके बाद किसी चीज पर आप सबसे ज्यादा प्राउड या प्राइड रहती है किसी की, बाकी सारे 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 जॉब्स के लिए ऐसा रहता है कि वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल है, बट स्पोर्ट्स में एक नेशनल यूनिटी और नेशनल टीम की बात होती है। बिल्कुल सेम सेम इमोशंस होते हैं जो एक फौजी के साथ जुड़े होते हैं, या कोई भी डिफेंस में, या कोई भी नेशनल एड पे जो प्रोफेशन होते हैं उसके लिए। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट्स को देना चाहिए। बट जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे मन में
उथल पुथल कर रहे हैं। मैं काफी साल से देख रहा हूँ कि हरियाणा का वर्चस्व है स्पोर्ट्स पर। इसके पीछे क्या रीजन है अभिषेक? क्योंकि मैं देखता हूँ, उसका मैं बैकग्राउंड में आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी कोरोना की वजह से काफी साल से अल्मोड़ा पे ही हूँ। तो मैं वहां पर देखता हूँ कि बच्चे ठोस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, एंड विकेट कीपर जो रहता है, बिकॉज स्पेसेस इतनी नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ों की आपको टोपोग्राफी और वो कैसा सिचुएशन होती है, वो वहां पर कितनी जगह अवेलेबल है, वो आपने देखी होगी। तो बहुत छोटा सा पिच होगा, उसमें हार्डली विकेट से हाफ अ फीट या बड़ा से बड़ा 1 से 1.5 फीट वो बच्चा पीछे खड़ा होगा, और वो अगला बॉलर जो है पूरी पेस बॉलिंग करा रहा होगा, और वो सादे ग्लव्स में विंटर्स के टाइम पे वो प्लास्टिक की बॉल या लेदर की बॉल को पकड़ लेता है। इतना वो अच्छा विकेट कीपर होता है, इतना स्विफ्ट उसके एक्शंस होते हैं। बट अभी भी मैं देखता हूँ कि ज्यादा जो बच्चे, जो ज्यादा टैलेंट निकलता है, देश के बाकी हिस्सों से निकल रहा है। तो मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि शायद ये पॉलिसीज में हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, अब मैं इसमें हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। वहाँ अपने खिलाड़ियों को इंसेंटिव दे रहे हैं, वो नेशनल लेवल में मेडल लेके आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ पैसा दिया जा रहा है, वो इंटरनेशनल में दिया लेके आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ दिया जा रहा है। इवन ओलंपिक्स में पैसा, गोल्ड मेडल लाने पे 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देती है। आई तो मीन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। देखिए, मैं जैसे आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इंसेंटिव मिलेगा तो आदमी अपने आप और जोर लगाएगा। फिर यहाँ पर पेरेंट्स का भी अपने बच्चों को लेके उतना ही इंथुजियाज्म है खेल के प्रति। आप सुबह किसी भी स्टेडियम में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मेला लगा हुआ है, और इतने लोग बाहर से आ आके यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं उन्हें। तो पेरेंट्स का भी उतना ही, अपने बच्चों के साथ साथ वो भी उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, और आगे उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो बिल्कुल। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। माहौल, खेल में माहौल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा माहौल बहुत अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कंडीशनिंग कैसी हो रही है, और आपको कौन अच्छे कोचेस मिले हैं, और आपको आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके यार दोस्त कितने सपोर्टिव हैं, आपका या सोसाइटी कितनी सपोर्टिव है, आपकी गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, ये तो एक आपको बूस्टिंग है ही एफर्ट्स। अभिषेक, बट एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में सदा से जो घूमता रहा, और सब कुछ मेरा वो रहा, स्पोर्ट्स में क्या कहीं किसी हद तक आपको लगता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या रेफरेंस चलता है? अगर किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन कहीं होना है, किसी बड़े खिलाड़ी को, या कभी आपकी नॉलेज में ऐसा कभी ऐसा रहा हो कि शायद एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप ना जवाब देना चाहें, आई एम ओके विद इट, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बड़े वर्चस्व वाले लोग किसी अच्छे खिलाड़ी को हरा देते हैं क्योंकि उसको दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलेगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ नहीं होता। राजनीति हर एक जगह पर है। आप ऑफिस में देख लें, ऑफिस में कोई एक काबिल बंदा जिसका प्रमोशन होना होगा उसका नहीं होता, और कई बार ऐसे बंदे का प्रमोशन हो जाता है जो उसके लायक ही नहीं होता है। तो कैसी सारी चीज़ें खेल में भी देखिए, खेल कोई दिन दुनिया से अलग तो है नहीं। तो यहाँ भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी गलत होती हैं, पर हो जाती हैं कई बार। उसमें हम, अब देखिए, कुछ मैं बहुत ज़्यादा इसमें कह नहीं सकता, पर मैं आपको, हाँ, आसान शब्दों में आपको समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। नहीं, मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है, मे बी मैं खिलाड़ियों के साथ इतना रहा हूँ तो मेरे को ये चीज कभी सुनने में आया हो या वो रहा हो। तो मेरा इसी से जुड़ता हुआ अभिषेक दूसरा सवाल ये था कि जैसे अगर हम आज 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 ही का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं आज हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें आया माइक टाइसन अपने को पैसेंजर पे गुस्सा हो गए, तो उन्होंने हवाई जहाज पे उसके साथ हवा हाथापाई कर लिया। माइक टाइसन तो खैर हमेशा से एक एग्रेसिव जोन पे रहे हैं, वो उनका चाहे किसी का कान काटना रहा या कभी कुछ भी करना रहा, तो एग्रेसिव जोन पे रहे। आज इरफान पठान ने भी सुबह कुछ जो उनको नहीं कहना था उन्होंने कह दिया। बट मैं काफी स्पोर्ट्स में देखा था, शायद मैं एग्जैक्टली दीपक बोल लीजिए, तनवीर बोल लीजिए, ये कुछ स्पोर्ट्स वाले हैं जो आप मतलब ये इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद ये नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ कैसे एंड कर जाते हैं? क्योंकि इनकी साइकी इतनी स्ट्रांग होती है, इतने अच्छे स्पोर्ट्स वाले होते हैं, और इनको प्यार इतना मिला होता है जहाँ से, और इनको अप्रिशिएशन इतना मिला होता है, बट ये रॉन्ग साइड ऑफ गेम कैसे ये लाइफ चले जाते हैं? अब देखिए, यहाँ पर दीपक जी ऐसा होता है कि अब यहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमेशा काम करती है।
हम्म। ये आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसका ये ज़रूरी नहीं है कि बात आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी होंगे। तो वैसी चीज़ें थोड़ा सा वो हो जाता है यहाँ पर कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक डार्क और मतलब हेड्स और टेल्स हमेशा रहता है वहाँ पर। तो हम्म। कई बार इंसान कई बार ऐसी चीज़ें कह जाता है कि जिसका उसके खेल के करियर में या अब तक जो उसने अचीव करा है उसमें उसका बिल्कुल ही वो उसकी इमेज को नेगेटिव कर देता है। तो वही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी आपको हेड्स दिखेगा तो कभी टेल्स दिखेगा। या मैं मेरा अगर मैं ज्यादा वैसे शब्दों में आपसे जो कहना चाह रहा हूँ मैं वो कहूँ कि क्या कभी कभार ऐसा हमारा सोचना ठीक है कि हम इसको इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं इन खिलाड़ियों को, कुछ खिलाड़ियों को, कि वो अपना जमीन से कहते हैं ना ग्राउंड छोड़ देना, क्या क्या नहीं, ये मैं है? इसमें देखिए खिलाड़ी वाली बात नहीं कहूंगा, इसमें आप सेलिब्रिटी कह सकते हैं उसको, खिलाड़ी ना कह के हम उसको सेलिब्रिटी कहेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड होगा। क्योंकि हाँ, आप चाहे बॉलीवुड वालों को देख लीजिए, चाहे किसी भी ऐसे बंदे को देख लीजिए जो आपने उन्हें सलाखों पे चढ़ा रखा है, पर वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर देते हैं कि जो समाज के बस लिए एक उसका क्या अच्छा, ही कहा जाए। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं होता है। नहीं, अग्री ऑन दैट। उदाहरण नहीं। आपने आपने ये बड़े अच्छे ढंग से उनको डिफरेंशिएट कर दिया कि जब तक वो खेल रहे हैं तो खिलाड़ी हैं, अन्यथा वो सेलिब्रिटी हैं। तो अब उनके अंदर जो सेलिब्रिटी का वो जीवन आ गया तो शायद वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव ना करे। अब मैं इसी में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी ये कहा था, अब क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, अब वो छोटी सी भी गलती कर देंगे तो मीडिया उनके साथ रहता है। वरना आप दिल्ली जैसी जगह में देख लीजिए, आए दिन कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या एक दूसरे से कह जाते होंगे। पर वहां पर चीजें यही होती हैं कि वो सेलिब्रिटी नहीं है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, वो तो हाईलाइट भी हो बस जाती इतना ही फर्क रह जाता है, जो हाईलाइट है वो सेलिब्रिटी है, वो हाईलाइट हो जाता है, बाकी दीन दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं वो पता नहीं चल रहा। है। बस। अग्री अग्री ऑन दैट। बाकी आप अपने कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को अपने करियर के बारे में कि आपने लवलीना को भी आपने शायद कोच किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके इनिशियल इयर्स ऑफ करियर में, या ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आपके स्टूडेंट्स की जो आप शेयर करना चाहते हो? सक्सेस स्टोरी तो मैं ऐसा कहूँगा कि अभी तो मेरा करियर शुरू ही हुआ है, पर हाँ, मैं 2014 में जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करा था, तो लवलीना ऑलरेडी वहाँ एसटीसी की ट्रेनी थी। अच्छा। हाँ, वो मेरे से पहले जो वहाँ के कोच थे जिन्होंने उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया है, जो उसे स्पॉट करके लाए हैं या जिन्होंने उसे पहले ही तराशा है, तो हम्म। उनका भी उतना ही योगदान है। मेरा पार्ट उसमें थोड़ा सा और पॉलिशिंग का है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही उसे बना दिया है। अच्छा। हाँ, पर मेरा उसमें योगदान रहा है, उसके उसमें कहीं ना कहीं मैं भी एक छोटा सा, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी हो, आप ये कहेंगे मैं पिक्चरों का बहुत उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि जो सिनेमा है वो आपको लाइफ में कई बार ऐसी चीजें सिखा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं लाइफ। तो महेंद्र सिंह धोनी में आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ अकेले अपने काबिले दम पे नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के पीछे उसका कोच, जो उसे पहले उसके टैलेंट को स्पॉट करता है, उसे क्रिकेट में लेके आता है फुटबॉल से। उसके बाद उसके साथी, उसके दोस्त, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो उसे कितना मोटिवेट करते हैं। बाकी फिर वो जब रेलवे में हो जाता है, जो उसके ऑफिसर्स हैं, कई क्रिटिसाइज भी करते हैं पर कई उसे जितना हो सकता है उतना सपोर्ट भी करते हैं। तो धीरे 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 एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, वही उसी में मैं आपको बताऊं, वो ग्राउंड्समैन जो उसके खेलने का ग्राउंड तैयार करता है। तो सिर्फ एक खिलाड़ी अपने दम पे कोई ये कह दे कि मैं खिलाड़ी बन गया, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तब जाके वो एक लेवल अचीव करता है। तो ये चीजें लाइफ की हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे उससे ही वो है, उनके पीछे कई सारे कोचेस का हाथ रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं, ये है, काफी। और अभी तो करियर की शुरुआत है, अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कि, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, मेरी उड़ानों का आसमां अभी बाकी है। नहीं नहीं, मतलब आपका, आपकी विचारधारा देख के, आपका सोचने का नजरिया देख के मुझे लगता है कि आप काफी जीवन में आगे जाएंगे, काफी तरक्की करेंगे, क्योंकि एक एक पॉजिटिव आउटलुक होने के अलावा एक रियलिस्टिक आउटलुक होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव आउटलुक से ही काम नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को आज किस तरीके से किससे क्या बात करनी है और क्यों करनी है और क्यों बिहेव करना है। सो अभिषेक, आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने तो आपके साथ बहुत बार, आपने तो बहुत बार हमें खींचा खींचा के रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन की दिखाई है। तो अगर मैं, मुझे जो बॉक्सिंग का जितना भी एबीसी मालूम है, शायद वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की वो मूवी है रॉकी,
जो काफी मल्टीपल 6 या 7 पार्ट्स में बनी हुई है, उससे उससे सीखने को मिला। बट आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है रॉकी का? रॉकी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उस मूवी को देख के तो ऐसा था कि जब उस टाइम पे तो मैं खिलाड़ी हुआ करता था, जब मैं वो मूवी देखी तो उस मूवी को देख के कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि भैया बस अभी ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। और जैसे वो रॉकी में दिखाते हैं, वो कहीं भी शेडो बॉक्सिंग शुरू कर देता है तो वही चीज अपने अंदर से भी वही आता था कि नहीं, बस यही कर रहा है तो ऐसे ही करने से हम खिलाड़ी बन जाएंगे, हम भी यही करेंगे जो ये कर रहा है। तो चीजें रॉकी को देख के, और मेरा ऐसा मानना है कि रॉकी वर्ल्ड की इंस्पिरेशनल मूवीज में कहीं ना कहीं पहले से 5वें रैंक में अलाइन करती है। तो ये चीजें बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल मोटिवेट करती है, हर एक खिलाड़ी को जरूर देखनी चाहिए। और खिलाड़ियों की लाइफ में जो ऑटोबायोग्राफी बनती है वो भी जरूर देखें, आपको हर एक पिक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, छोटी से छोटी चीज। तो वो आपको जिंदगी में नए नए नई नई चीजें सिखाती रही। अब मैं आपको एक वो और बताता हूँ, जब हम किसी स्किल को सीखते हैं तो चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार का जो कोच होता है वो उससे कहता है कि मुझे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस करा है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तूने 10,000 बार प्रैक्टिस करा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में यही चीज है। ये ब्रूसली का डायलॉग है। हाँ वही। तो यही चीजें हैं। तो फिर यही चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में छोटी सी बातें हैं, और आप उन चीजों को पकड़ लें तो फिर आपको कहीं के कहीं पहुंचा देंगी। अग्री ऑन दैट, क्योंकि जो आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस में जो भी है वो आपको एफिशिएंसी और आपकी एक्सीलेंस शो करता है, क्योंकि वो उसके पीछे शायद दो रीजंस हो जाते हैं। एक तो आप इतना डेडिकेशन से कर रहे हैं, और दूसरा आप वो मोनोटोनी तोड़ रहे हैं जो उस काम को रेगुलरली करने से आती है। क्योंकि एक ही काम को करने से अब आदमी एक टाइम बाद बोर हो जाता है। तो बट वो ये भूल जाता है कि मेरी इस पे एक्सीलेंस कितनी है। तो आई थिंक आई सिर्फ अंडरस्टैंड। खेल में ही नहीं, जिंदगी के और आया हूँ मैं भी। मैं पढ़ने वालों से भी कहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको एक स्किल में मास्टरी चाहिए तो उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि वो आपकी मोटर मेमोरी में सेव हो जाए। आप आंख बंद करके, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो चीजें आपने, वो चीज आई, सिचुएशन आई, इक्वेशन आई आपके सामने, आपका तुरंत आंसर हाथ उस लग गया। तो चीजें ऐसे ऑटोमेटाइजेशन होना चाहिए। ऑटोमाइजेशन होता है। तो दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा, अभिषेक साजी को खाने में क्या पसंद है? खाने में दीपक जी देखो, ऐसा है कि हम तो सर्वाहारी हैं, तो किसी चीज से मना नहीं है, मैं सभी कुछ खा लेता हूँ। और ऐसा कोई पसंद नापसंद वाला कोई वो नहीं है मेरे अंदर। ये जो भी मिले, जो मिल जाए। ईश्वर की कृपा है ये भैया की 2 रोटी देख रहे हैं। और प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस चीज़ में कि भैया आपने, प्रभु आपने हमें 2 वक्त की रोटी दी है और अच्छे तरीके से खाने में दी है। तो मैं इस चीज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे सभी चीज़ें पसंद हैं। मुझे याद है कुछ अपने शायद बाकी दर्शकों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग अभिषेक इंदिरा गांधी स्टेडियम, पुरानी दिल्ली में ही है शायद, वो आईटीओ के पास, आईजी अपना इंदिरा गांधी आईजी स्टेडियम होता था, इंदिरा इंटरनेशनल गांधी इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम, तो इंटरनेशनल स्टेडियम वो रहता था। तो अब हम लोग नैनीताल से कभी दिल्ली आए, घूमने आए, काम से आए, एग्जाम देने आए। तो गिवन टू आर कंडीशन, शायद हमारे पास कई बार होटल के पैसे नहीं होते थे, तो हम आईजी स्टेडियम में जाके रुकते थे। तो हम इनकी दीवार और बड़ी ऊंची ऊंची गेट फांद के अंदर जाके मेस का खाना खाना, वहाँ सोना, वहाँ वहाँ पर रहना। और कभी कभार ऐसा होता था कि हम लेट हो जाते थे, तो हम वो, एक शायद आपको याद होगा, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बाहर परोठे बनते थे। तो 20 रुपए में परोठे खाना, और तो आई थिंक जिंदगी का वो तो बहुत ही गोल्डन टाइम था, उस चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं कि रात तो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आज भी वहां पर पराठे वाले हैं। और मैं तो आपको सबसे पहली बात बताऊं कि मैंने पहली बार अंडे का पराठा वहीं खाया था। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैंने कहा कि अरे अंडे का पराठा, मैंने कहा अंडे का पराठा कैसा होता है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ इस चीज को देखे, फिर वहां देखा अच्छा पराठे के अंदर अंडा डाल के और भैया उसे बनाया जाता है। तो हमारे लिए तो नई चीज थी, दिल्ली शहर की। रहती है। और मैं भी बड़ा वो रहा, मैं बड़ा दीवाना जो रहता था उनकी वो जो लाल चटनी बनती थी उसका, खूब वो लाल मिर्च की जो चटनी बनाते थे, मैं उसका बड़ा फैन रहता था। मैं उसके साथ ही काफी पराठे का खा जाया करता था। तो उस जमाने में बड़ा अच्छा भी लगता था, खाया भी जाता था। अब तो शायद मैं कई दशकों से पुरानी दिल्ली की तरफ ही नहीं गया हूँ, या दिल्ली की तरफ नहीं जाना हो पाता है। और पिछले 2 साल से तो खैर कोई भी शायद अपने घर से इस तरीके से खुली छूट से निकल नहीं पाया है।
तो अगर अगर हम अभिषेक बात करें इस पे, तो पहले आपके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपसे, बहुत देर से मेरे दिल में क्वेश्चन है ये ई पाठशाला के बारे में, आई वुड लाइक टू एंटर इनटू सेकंड फेज। तो अभिषेक, जब आप पहली बार उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हुए एज अ स्पोर्ट्स इंटरनेशनल गए थे, होपफुली शायद जितना मैं सही रिमेम्बर कर पा रहा हूँ आप जर्मनी गए थे, तो कैसा कैसा कैसी अनुभूति हुई थी, और घर वालों को, खासतौर पे आपकी माता और पिताजी को कैसा लगा था, और उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आप वापस आए थे? मैं इस बात को और पीछे से शुरू करता हूँ कि उससे पहले जो मैंने स्ट्रगल करा पासपोर्ट बनवाने में तो लिटरली इसमें मैं कहूँगा मेरे घोड़े खुल गए थे। तो मेरे क्या, मैं तो उस टाइम पे छोटा ही हुआ करता था। ये बात है 2000 की। ठीक है, हम खेलते थे तो स्पोर्ट्स कॉलेज का मैं पहला इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। मतलब पहला इंटरनेशनल बॉक्सर नहीं, कोई भी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून का मैं पहला ऐसा एथलीट हूँ जो इंटरनेशनल हुआ है। वो बड़ा अभिनंदन इसके लिए, बड़ा वो बड़ा हम लोग बड़े ऑनर्ड फील करते हैं कि आपके साथ मतलब हमें भी इतना समय मिलता है बिताने के लिए। तो प्लीज प्लीज गो अहेड। तो उस टाइम पे अब जानकारी नहीं थी और हम भी नए नए वो हुए थे, खेल में गए थे और सिलेक्शन हो गया था। तो पासपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो फिजिकल एड्रेस था वो देहरादून का था, मैं हॉस्टल में देहरादून था, और जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है परमानेंट वो नैनीताल का था। तो जब पासपोर्ट का फॉर्म भरा तो उस टाइम पे ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, तो वो तो भर दिया, क्योंकि पहली पहली बार बन रहा है भैया घर में किसी का पासपोर्ट, कैसे होगा। ठीक है भैया, एक एड्रेस यहाँ का एक एड्रेस वहाँ का। अब उस एक एड्रेस दो एड्रेस के चक्कर में ही गड़बड़ कि भैया ये तो वहाँ रहता है, इसके वेरिफिकेशन वहाँ से होगा। और उस टाइम पे पासपोर्ट हमारा बनता था बरेली से, यूपी उत्तराखंड तब एक हुआ करता था। रिलीज होता तो था। मेरे पिताजी ने उसमें इतने चक्कर लगाए हैं मेरे साथ, मैं क्या बताऊं। और मतलब आज हम जहाँ भी हैं अपने घर वालों की वजह से ही हैं। उन्होंने लाइफ का मतलब अपने, मैं आज एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये कहते हैं कि मेरे पिताजी जब भी ज़रूरत होती गई मेरे पैर फैलते गए, मेरी पिताजी उसके हिसाब से मेरी चादर बढ़ाते गए। तो वो चीज़ें हमारे साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल रही हैं कि जैसे जैसे हमारे पैर फैलते रहे हमारे पिताजी उस हिसाब से चादरों को बढ़ाते रहे। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हमारे घर वालों ने बिल्कुल। तो मैं वो चीज़ें आज भी सोचता हूँ, वो टाइम आज भी सोचता हूँ कि मेरे पिताजी बताओ मेरे साथ भाग रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, कभी बरेली जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी के हाथ जोड़ रहे हैं, अरे बाबूजी बेटा जा रहा है खेलने, इसका पासपोर्ट बना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और तो कई सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिंदगी की, वो जीवन का। कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। और आपको ये एक अच्छा इंसान, एक मजबूत इंसान बनाने में ये सब आपके जो जीवन के इंसिडेंट्स होते हैं, या जो जीवन में आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं, ये आपको बहुत एक डायरेक्शन देती हैं लाइफ में, और एक आपकी थॉट को डेवलप करती हैं। तो बिल्कुल भाई। अभिषेक, आप मुझे कुछ बताइए, आपको जब मोमो कितना मिस करते हैं आप नैनीताल के, मोमो और चाउमीन कितना मिस करते हैं? देखिए, अब पुरानी बातें हैं। देखिए पहले तो हमारा जो, जब आप भी जानते हैं हमारा पार्टी का अड्डा ही चाइना टाउन और सोनम के मोमोज हुआ करते थे। तो पैसे नहीं हुआ करते थे तो भैया हमारे लिए तो वही 5 स्टार हुआ करता था उस जमाने का। तो वहाँ के हमने चाउमीन खा लिए, वहाँ के हमने मोमोज खा लिए, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे मित्र हैं तो रुचिर साजी, रुचिर साजी की कला के हम तब भी कायल थे। वो एक इतना बड़ा जलता हुआ गरम मोमो वो अपने मुंह में डाल लेते थे और उनकी जीभ बिल्कुल नहीं जलती। तो तो उनके इस सारी टैलेंट का तो मैं बहुत बचपन से ही फैन हूँ। रुचिर शाह जी एक ऐसा नाम है जो हर कभी, जितनी भी मैंने 2-3 पॉडकास्ट जो भी हमने आज तक करे हैं उनमें रुचिर का नाम जो है मेंशन आ ही जाता है। तो रुचिर को रुचिर के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट पिवट है या ध्रुव है चारों ओर, जिसके कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं घूमती हैं। कहीं तो ना कहीं घूम ही जाता है। रुचिर को मैं इसके लिए बहुत बहुत वो दूंगा, तो धन्यवाद। मैं वैसे भी कहना चाहूंगा हमारे लिए तो यारों का यार है, दिलदार है वो। कभी चीज़ों में आपको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो पीछे नहीं हटने वालों में से हैं, और आप भी दीपक जी उसमें से एक हैं। तो हम आपको भी पीछे नहीं रखेंगे इसमें। नहीं नहीं, बस आप लोगों का प्रेम है, सब कुछ है। तो अभिषेक भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये बड़ा दुनिया साउथ पॉ करती है, ये साउथ पॉ होता क्या है? साउथ पा जो टर्म है ये बेसबॉल से आया है।
बेसबॉल। उसमें जो लेफ्ट हैंड, हाँ बेसबॉल से आया है, उसमें जब लेफ्ट हैंडर जो बैट्समैन होता है, उसका जो बैट है वो साउथ के डायरेक्शन को वो करता है, तो वहां से ये टर्म जनरेट हुआ है। उस टाइम के जो जर्नलिस्ट थे, तो आप कभी भी कमेंट्री सुनेंगे तो वो नए नए टर्म्स को इन्वेंट करके लाते हैं। तो ये जो टर्म है साउथ का, ये बेसबॉल से आया है। तो बेसबॉल के जो लेफ्ट हैंडर को वहाँ साउथ पा कहते थे, तो वही टर्म लेफ्ट हैंडर बॉक्सर के लिए बॉक्सिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम साउथ पा कहते हैं। सॉफ्टबॉल। कुछ नहीं है, सिर्फ जो लेफ्ट हैंडर है वो साउथ पा है, और उसमें जो राइट हैंडर बॉक्सर है उसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। आईओ पीछे से आ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस तो करवा दो आप, शायद इज वांटिंग टू मीट अस। फिलहाल ये तो, ये नए जीवन का एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि बच्चे मीटिंग्स में जरूर बीच में आते हैं। हाय आयो, कैसे हो नमस्ते आप? करो। जय जय श्री अच्छा, राम। ऑपरेशन हो रहा है। भाई तो जो आपने साउथ पॉ के बारे में हमें बताया, तो मेरे को लगता था साउथ पॉ कोई टेक्निक का नाम है, तो साउथ पॉ से नहीं से नहीं, ये बॉक्सिंग का स्टांस है। जो लेफ्ट हैंडर बॉक्सर होता है उसके खड़े होने का तरीका है, जिस तरह से वो जिस स्टाइल में वो खड़े होता है, जिस स्टांस में वो खड़े होता है, उसे साउथ पॉ कहते हैं। जो राइट हैंडर बॉक्सर है वो उसे ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो ऐसी कोई बॉक्सिंग में स्पेशल कैटेगरीज होती हैं आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, या कोई ऐसा होता है जैसे कोई, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें गेम्स के बीच में कि अच्छा ये बॉक्सर इस तरीके का खेलता है, ये बॉक्सर इस तरीके का खेलता है, या हाँ किस। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए अब, जैसे टॉलर बॉक्सर होता है, शॉर्टर बॉक्सर होता है, कोई टेम्पो बॉक्सर होता है, कोई नॉकआउट बॉक्सर होता है, कोई मैन्यूवर होता है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती हैं। हर किसी के खेलने के तरीके या हर किसी के सोचने का तरीका, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते हैं, तो हर किसी का अपना तरीका होता है खेलने का। कोई किसी तरीके से खेलता है, कोई किसी तरीके से खेलता है, तो ऐसे करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जाएगा। बट जैसे एक ऑर्थोडॉक्स तो मोस्ट पॉपुलर स्टाइल हो सकता है, या आपका खड़ा होने का तरीका हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड होते हैं। तो ऐसा ही कोई एक 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 स्टांस या कोई एक स्टाइल या एक ऐसा फॉर्मेट बॉक्सिंग का जो बहुत पॉपुलर हो या अभी पॉपुलर हो रहा हो। इस क्वेश्चन को अगर अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा। जैसे आजकल एक डांस फॉर्मेट हिप हॉप या लॉकिंग एंड पॉपिंग बहुत हिट चल रहा है। मल्टीपल डांस फॉर्मेट्स हैं, कथक, कुचिपुड़ी, जुम्बा और सब कुछ। बट लॉक इन एंड पॉप इन बहुत ज्यादा हिट है, क्योंकि वो बहुत कंटेम्प्रेरी है, बच्चे आजकल उसको पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा आजकल कोई ऐसा कोई स्टाइल जो बॉक्सिंग में बहुत हिट चल रहा हो, जिसपे बच्चे ज्यादा अडेप्ट कर रहे हो। देखिए अब ऐसा है कि कई बार बॉक्सर स्विच कर देता है, वो साउथ पर भी खेलेगा, वो ऑर्थोडॉक्स भी हो जाएगा, कभी स्क्वायर स्टांस में आ जाएगा। तो ऐसे जनरली ये चीज़ें तो बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अब ये मैं वही कह रहा हूँ कि हर किसी बॉक्सर का एक इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप हो जाता है जब वो एक स्टेज के बाद आया। तो कोई हार्ड ड्रॉप करके खेलता है, उसके बॉडी के मूवमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो इजीली सामने से जो पंच आ रहे हैं उनको बचा लेता है, काउंटर कर लेता है। तो और कोई नहीं बचा पाता तो अपने स्टांस को ऊपर, अपने गार्ड्स को ऊपर रखता है, हाथ ऊपर रखता है। तो वो स्टाइल धीरे 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 डेवलप होते रहता है, जैसे बच्चे अलीट लेवल में या बड़े स्टेज में आते रहते हैं, जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होते रहता है। और बॉक्सिंग ऐसा गेम में कुछ मेजर चेंजेस आए हों जब आप थे, और आज के अगर पहलू पे हम बात करें प्रेजेंट टाइम में। हाँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं फ्रीक्वेंटली। अभी देखिए हमारी जो स्कोरिंग सिस्टम था उस टाइम पे कुछ और स्कोरिंग सिस्टम होता था, अब कुछ और स्कोरिंग सिस्टम है। अब धीरे 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 जो बॉक्सिंग को है वो ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में होता है वैसे ही हमारी बॉक्सिंग में भी स्टार्ट कर दिया है कि 10 पॉइंट मस्ट स्कोरिंग सिस्टम होता है। जो उसमें जीत रहा है उसे 10 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर बराबर की फाइट है, अगर आप उसमें से 10 हैं, मतलब आप जीत रहे हैं, तो आपको 10 पॉइंट, आपके ओपोनेंट को 9, आप थोड़ा सा ढीले हैं तो आपको 8, 5, 7, 6। तो ऐसे करके आपकी मार्किंग की दी जाती मतलब मेजरली मार्किंग मार्किंग में डिफरेंस डिफरेंस कुछ नए नए गाइडलाइंस आई हैं, मैं मार्किंग कह रहा हूँ। है। स्कोरिंग पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, खेलने का स्टाइल चेंज हुआ है। देखिए पहले हमारे 2 मिनट के 4 राउंड हुआ करते थे जब मैं खेलता था, धीरे धीरे 3 मिनट के 3 राउंड हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके खेलने का तरीका, पहले बॉक्सिंग बहुत फास्ट हुआ करती थी, पंच लगते ही स्कोर आ जाता था। अब आज जो स्कोर होता है वो राउंड के एंड में होता है। थोड़ा पहले पहले स्कोर होता था, उसमें मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या होता था। जैसे राउंड का प्रोग्रेशन है, नीचे से टाइम कीपर ने और गॉन्गमैन ने कहा राउंड 1,
ठीक है, आप और आपका ओपोनेंट रिंग में बॉक्स कर रहे हैं। जैसे ही आपने पंच ब्लो मारा, वो टारगेट पर लैंड हुआ, आपका एक स्कोर जो स्कोरिंग मशीन है वहां पर फ्लैश हो जाएगा, तो वो सब विजिबल था। अब ऐसा नहीं होता है। अब जब राउंड का एंड हो जाएगा, उसके बाद जो जजेस हैं वो स्कोर करेंगे और उसके बाद वो 9-10 के फॉर्म में स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा एंड ऑफ द राउंड। मतलब वो इमीडिएट और नहीं शो करेगा। इससे कुछ फर्क ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। बट इसको करने के पीछे रीजन क्या रहेगा? कोई इमीडिएट देखिए, टैली बॉक्सिंग टैली हमेशा क्रिटिसाइज होती रही है अपने डिसीजंस को लेके। तो हम्म, जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है वो हमेशा ये चाहती है कि कैसे ना कैसे हम इस क्रिटिसिज्म से बचें और गेम में फेयरनेस लेके आए। तो हम्म, इस वजह से स्कोरिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं और इन कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ओके ओके। ये इंटरनेशनल रूल्स इंडिया में भी अडेप्ट हो जाते हैं या इंडिया के लिए कुछ अपने लोग नहीं नहीं लोकल नहीं नहीं, कुछ जो हम लोग जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी जो रूल डिसाइड करती है थ्रू आउट इंडिया, हम सब वही फॉलो करते वही करते हैं? और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, जैसे हर किसी ना किसी का कोई ना कोई गेम पर अपना एक अथॉरिटी होती है। जैसे कई साल तक भारत का हॉकी पे रहा, और हमारा कुश्ती कबड्डी ये गेम्स है जिसमें हमारा काफी सालों से अथॉरिटी है। अगर आप देखें तो यूरोप का फुटबॉल पर है और क्यूबा का बॉक्सिंग पर रहता है। तो इस डेमोग्राफी में कुछ चेंज आया है या आज भी यही? हेलो? हैं। तेरा गया मेरा गया। आई थिंक तेरा गया इंटरनेट। यू बैक? हाँ, मुझे लग रहा है। वापस। तो आ रहा है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा स्लो है बट हाँ, बैक बैक बैक। तो अभिषेक, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो? वॉइस क्रैक हो रही है तेरी। मेरी क्रैक हो रही है यार, मेरा इंटरनेट वाई इज इट? मेरा ओके, माई तेरा माई वीडियो भी स्टिल हो गया। मेरा मेरा अनस्टेबल हो। मेरे को एक सेकंड दीजिएगा बस। मैं अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ। मेरा इंटरनेट अभी स्टेबल है, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। सो तो अभिषेक, मेरा आपसे क्वेश्चन जो था, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज भी कोई कॉन्टिनेंट्स या कोई कंट्रीज गेम को डोमिनेट करती हैं, अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं? बॉक्सिंग में है, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ के बॉक्सर्स बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे चाइना है। मैं अपनी इंडिया की बात करता हूँ, मैं किसी दूसरी कंट्री की। हम धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे हम अपनी अलग छाप छोड़ते जा रहे हैं। पुराने टाइम में और आज में हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की पहचान है बॉक्सिंग में, वो बहुत बदल गई है। लोग जानते हैं इंडियन बॉक्सर्स को अब। तो उसके पीछे हमारे इतने सालों की मेहनत है। हमारे जैसे विजेंद्र सिंह है, एमसी मैरी कॉम है, लवलीना है, तो हमारे ये सारी चीज़ें हैं। विकास कृष्णा है, अमित पंघाल है। तो हमारे पास अब बहुत एंड नंबर ऑफ बॉक्सर्स हैं जो इंटरनेशनल एरिना में पहचाने जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे पास अब पोटेंशियल कम है बॉक्सिंग में। हम लोग आने वाले टाइम पे हम और एक्सेल करेंगे। अक्सर करेंगे। और कोई एक डोमिनेंट वेट कैटेगरी है जिस पे हम लोग गवर्न करते हैं या गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ऑल अक्रॉस गेम में? नहीं, अभी तो देखिए देखिए अब ऐसा है कि ओलंपिक्स की वेट कैटेगरीज अलग हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी वेट कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे बॉक्सर्स क्वालिफाई हों, हम सब में कम से कम हम एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल्स तक पहुंचने की कोशिश करें। इस बार हम लोग ओलंपिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। पर हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि देखिए, कोई भी खिलाड़ी होता है वो कभी ये नहीं सोच के जाएगा रिंग में या किसी भी अरीना में कि भैया मैंने परफॉर्म नहीं करना। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ऊँच-नीच हो जाती है। जब 2 खेल रहे हैं तो एक तो हारेगा ही हारेगा। पर अपनी तरफ से कई बार क्रिटिसाइज़ करा जाता है खिलाड़ियों को, नहीं भैया ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें थोड़ी-सी गलत हो जाती हैं। खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करके जाता है और ग्राउंड में कोई भी हारने के लिए नहीं उतरता है। हर कोई बिल्कुल। यही जा सोच के उतरता है कि मैं भैया जीत के ही आऊँ। जीत के ही चलिए, आऊंगा। अब ये तो वो है कि एक हारेगा, एक जीतेगा ही। बिल्कुल। पर और
गेम ऑफ मोनोपोली है, किसी एक को तो जीतना ही है। आप बहुत बहुत बार बहुत समय तक किसी एक गेम में किसी को टाई करके नहीं रख सकते, क्योंकि किसी न किसी को विजय तो बनाना ही पड़ेगा। या आप उसकी एक्सपर्टीज को, या स्टाइल ऑफ गेम, या उसकी वो पावर ऑफ गेम, या उसके उतनी अच्छी एक्सीलेंस ऑफ गेम को विनर बनाएंगे। तो वो तो मैं आपसे बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ। आपको उत्तराखंड का कैसे पोटेंशियल लगता है आने वाले समय में स्पोर्ट्स पे? अ, उत्तराखंड, अब देखिए, अब मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो अच्छे स्टेप्स ले, हमारे खिलाड़ियों को लेके अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसीज डेवलप करे। तो हम देखिए, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में टैलेंट नहीं है। हमारे पहले भी हमारे बॉक्सर्स और हमारे बहुत सारे एथलीट्स, इवन फुटबॉल में आपने आर एस रावत का नाम सुना होगा, ओलंपियन है, अभी स्टेट बैंक ऑफ मलीताल में पोस्टेड है। तो हमारे पास ऐसे कई सारे वो हैं, खिलाड़ी हैं। हॉकी में ही मैं आपको बताऊं, हमारे नैनीताल से ही कितने लोग हॉकी में जाते थे, जिन्होंने ऐसे भी बंदे हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा है। तो अगर इस चीज़ की, सॉरी, राजेंद्र सिंह रावत जी भी शायद हॉकी से ही हैं, मैं अगर, लक्ष्य सेन एक उभरता हुआ सितारा है जो वो एक। बैडमिंटन से हैं, तो वो भी आने वाले टाइम के हमारे मेडल प्रोस्पेक्ट हैं ओलंपिक्स में, और बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी वो। तो ऐसे देखिए, कोई बिल्कुल पोटेंशियल की अगर हम ये कहें कि हमारे उत्तराखंड में नहीं है, बट हमारी थोड़ी सी स्पोर्ट्स पॉलिसीज को और पॉलिश करा जाए, उसे और अच्छे से लाया जाए, तो हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे हमारी स्टेट से। अ, अभिषेक, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं आपसे एक दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये आपको शायद एक AIBA कुछ नॉमिनेशन मिला था, या आप उस ABIA के स्टार कोच हैं। ये मुझे थोड़ा बताएंगे, ये AIBA क्या है, या मैं शायद सही पढ़ रहा हूँ? देखिए, उसको आइबा, जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी था उसका नाम आइबा था, जो अब IBA हो गया है, ओके। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। हाँ। हम्म। तो तो मैं उसका 2 स्टार क्वालिफाइड कोच हूँ। हम्म। उसमें ऐसा होता है कि टाइम टाइम पे उनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, उनकी वर्कशॉप चलती है, फिर उसके बाद उनका एग्जाम्स होते हैं, जो उन एग्जाम्स को पास करता है तो वो सर्टिफाइड कोच हो जाता है। तो ओके। मैं अपने, हाँ, इंटरनेशनल बॉडी से आइबा 2 स्टार सर्टिफाइड कोच हूँ। और इसका इसका क्या, इसका जैसे, अगर आप इसको अगर एक आम आदमी को समझाना समझाना चाहेंगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है। आम आदमी को उसको हम ऐसे कहेंगे कि जैसे देखिए, अब आप सब लोग क्रिकेट के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, तो BCCI में जैसे कोचेस का लेवल होता है कि हम्म। आपने एक लेवल करा, उसके बाद आप दूसरे लेवल में चले जाते हैं, उसके बाद तीसरे लेवल में चले जाते हैं। तो वैसे ही ये हमारा इंटरनेशनल्स में जो हमारा स्टार 1 होता है वो लेवल 1 होता है। अब Okay. मैं उसके लेवल 2 में हूँ, और इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है वो लेवल 3 है। तो अच्छा। मैं अभी इसके दूसरे पायदान। और आप इसके बाद लेवल 3 पर एंटर करेंगे। जी। और ये एग्जाम्स कैसे होते हैं, रेगुलरली होते हैं, या इसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, या इसके लिए कुछ कुछ टाइम क्वालिफाई? ड्यूरेशन होता है इसमें कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने इतने साल नेशनल कैंप्स के साथ काम करा होना चाहिए, और कुछ एक चीज़ें हैं जो इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ हैं। होती है। और मैं आपसे एक बड़ा एक क्वेश्चन मेरे को बहुत देर से परेशान जो कर रहा था। ये जो 2 साल निकले बहुत दुखदाई रहे सबके लिए। बाकी नॉर्मल दुनिया ने तो किसी तरह फंक्शनैलिटी अपनी स्टार्ट कर ली थी। स्पोर्ट्स को कितना इम्पैक्ट आया इस कोरोना बीमारी का? देखिए, स्पोर्ट्स में इम्पैक्ट तो आया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इम्पैक्ट नहीं आया, पर हमने कोशिश करी कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप में से पूछना चाह रहे थे ये ई खेलो पाठशाला क्या है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट हमारे जो DG हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके दिमाग में तभी आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे वर्चुअली हम अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेन करते रहें। तो साथ साथ हमने अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। तो एटलीस्ट हम उन्हें उस लेवल की ट्रेनिंग तो नहीं दे पाएंगे, बट हाँ, एटलीस्ट हम उन्हें रिट्रेन होने से बचा लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ नहीं से, वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमने उन्हें कुछ ट्रेनिंग कराई, जब जैसे ही हमारी ट्रेनिंग रिज्यूम हुआ, तो हमें जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी का, हाँ, उसी का एक आउटकम है हमारा ई खेलो पाठशाला। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं, जो हमारे पुराने बॉक्सेस रहे हैं, फॉर्मर बॉक्सेस रहे हैं, जो किन्हीं कारण से बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं, या हमारे PE टीचर्स रहे हैं, तो ये डिजिटल लर्निंग का एक ऐसा वो है, जैसे अमेजोन वगैरह में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मूवीज वगैरह देखते हैं, तो ई पाठशाला में भी हमारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं बॉक्सिंग के।
तो उन मॉड्यूल्स में हमारे 15 मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें हमने बॉक्सिंग के बेसिक्स सिखाए हैं। तो आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और फिर आप उसके थ्रू आप उसमें जो वीडियोस हैं वो देखेंगे। आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि जैसे आपने मॉड्यूल 1 देखा है, तो आपको 5 से 7 दिन का टाइम मिलेगा। फिर उस 5 से 7 दिन में जो आपने मॉड्यूल 1 में देखा है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही उस मॉड्यूल में कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनका आंसर देंगे। अगर आप उसे क्लियर करते हैं, तो ही आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। नेक्स्ट तो ऐसे करते-करते आप 6-7 मॉड्यूल जब क्लियर कर लेंगे, तो आपका एक फिजिकल असेसमेंट होगा, जो ऑनलाइन ही होगा। उसमें हम लोग ये असेस करते हैं कि जो पुराने 5-7 मॉड्यूल्स में आपने सीखा है, क्या आप उसको सही से डिलीवर कर पा रहे हैं? जब आप वो पास हो जाएंगे, तब आपको नेक्स्ट मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा। और फिर कंप्लीट होने के बाद जब ये टोटल कंप्लीट हो जाता है, आप पास हो जाएंगे, तो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएफआई की तरफ से एक ई सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। और इस ई सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या रहती है? इससे कोई बेनिफिट इस होता है बच्चे? सर्टिफिकेट की, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल का कोर्स है, एकदम बेसिक कोर्स है, तो आप इससे हमारा जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, मतलब ये आपका एक ग्रेजुएशन प्लेटफॉर्म है, इससे आप बाकी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और और अभी आपके पास कितने रजिस्ट्रेशन हैं, अगर आप बताना चाहेंगे, अगर आप डेटा डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो? अभी जो हमारा प्रेजेंटली कोर्स चल रहा है, उसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेशन था वो अराउंड 110 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें से जैसे जैसे धीरे धीरे किसको कभी टाइम मिलता है, किसी को कभी टाइम मिलता है, तो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉड्यूल्स देखते हैं और जो उनके असेसमेंट्स होते हैं उनमें अपेयर होते हैं, और फिर उस हिसाब से उनको ग्रेडिंग दे दी जाती है। अग्री, तो अभी मतलब हमारा कोर्स हाँ चल रहा है। नहीं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड रियली थैंक जिसने भी ये सोचा है। आने वाले टाइम में इसमें जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, एलएनसीपी है, तो और एनआईएस पटियाला है, तो ये भी इन्वॉल्व होगा और आने वाले टाइम पे इसको और बड़े लेवल पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है और मैं हम ये चाहते हैं कि बॉक्सिंग घर घर तक पहुंचे बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसका अप्रिशिएशन बनता है जिसने भी ये प्लेटफॉर्म सोचा है, जिसने भी इस प्रोसेस के बारे में सोचा। आई थिंक उसने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, और उनके लिए शायद तालियां और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये समय की नीड है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी वैसे वैसे ये आपकी पैंडेमिक फैला हुआ है, और लोगों को कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चाहिए, और स्पोर्ट्स ऐसा है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट एंड रियली अप्रिशिएटेड। अभिषेक, अब हमारे पास शायद ज़्यादा समय बचा नहीं है। मैं आपसे लगभग पिछले हम लोग 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो जूम है, या 1.5 घंटे से ऊपर शायद अभी हमको अलाउ करेगा नहीं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा हमारे साथ ये इंटरव्यू किया। जाने से पहले, और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए उससे पहले, आप हमारे उत्तराखंड के बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ 2 मिनट का मोटिवेशन स्पीच, या कुछ भी ऐसा लाइफ में जो आप को लगता है कि हाँ, आपको इसने हेल्प किया और मे बी किसी और को हेल्प करे, कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात है कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप चाय में जितनी चीनी डालेंगे, चाय उतनी मेहनत, और चाय उतनी मीठी हो जाएगी। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, उसका फल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत से कभी नहीं डरना है, लगन के साथ अपनी मेहनत करते रहनी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप खेल कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं। तो और साथ ही साथ हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में ज़रूर सोचना है। इसी के साथ मैं दीपक दाजू आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच के माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका दिया, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है ये। धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपका धन्यवाद अभिषेक। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।